डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और व्याकरण की 7वीं इकाई क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के अध्ययन के जो बिंदु होंगे वह होंगे क्रिया क्या होते हैं और क्रिया के प्रकार कितने हैं, अर्थात उसके वर्गीकरण कितने हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया क्या होता है। जैसे आप इस वाक्य में देखें, मोहन दौड़ता है, तो मोहन करता हुआ। अब यह दौड़ना जो है ना, दौड़ता है, यह क्रिया है क्योंकि दौड़ना एक कोई काम कर रहा है। तो जिस भी शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है वह क्या कहलाता है, वह क्रिया कहलाता है। तो जिस शब्द से किसी काम के को करना या होना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, लिखना। अब देखिए कि यहाँ पे यह शब्द है दौड़ता है और इसका मूल शब्द क्या होगा, दौड़ना। मूल क्रिया क्या है, दौड़ना। लेकिन अगर हम इसी दौड़ना शब्द में ना को हटा दें तो यह जो रूप बचा इसे हम धातु कहते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे कि क्रिया के अंत में जो ना प्रत्यय ना लगता है वह ना अगर हट जाए तो जो शब्द बचते हैं उसे हम धातु कहते हैं। जितने भी रूप होते हैं वह इन्हीं धातु में परिवर्तन होकर के क्रिया के रूप बनते हैं। आगे देखते हैं हम कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आप ये सारे वाक्य पढ़िए, मोहन पढ़ता है, इसमें क्रिया का रूप है पढ़ता है। उसके बाद मोहन ने पढ़ाई की, मोहन पढ़ेगा। मोहन पढ़ाई करने लगा। मोहन रामायण की पुस्तक पढ़ना चाहता है। मोहन मुझसे पुस्तक पढ़वाता है। उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे आप ध्यान दे करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे वाक्यों में जो क्रिया है वह पढ़ना है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हुए हैं। यहाँ पे मोहन पढ़ता है, पढ़ाई की, पढ़ेगा, पढ़ाई करने लगा, रामायण पढ़ना चाहता है, उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। तो इस रूप को, इस वर्गीकरण को जानने के लिए हमें क्रिया के वर्गीकरण को समझना होगा। क्रिया का वर्गीकरण क्या है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, जो हम ये समझ पाएं कि इसमें कौन सी क्रिया लगी है, इस वाक्य में हम किस क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए क्रिया के प्रकार। तो क्रिया मुख्यतः क्रिया का जो वर्गीकरण हुआ है वह 2 आधार पे हुआ है, एक काल के आधार पर, एक रचना या प्रयोग के आधार पे। तो काल के आधार पे आपको पता ही है, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। उसी तरीके से काल के आधार पर जब हम क्रिया का भेद करेंगे तो वर्तमानकालिक क्रिया होगा, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। और रचना के आधार पे अगर हम देखें, प्रयोग के आधार पे देखें तो क्रिया के भेद होते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उभयविध क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्रिया के वर्गीकरण को। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होंगे। कौन कौन से? वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो वर्तमानकालिक क्रिया क्या होते हैं? वैसी क्रिया जिनके होने का तो पता है लेकिन उनका अभी अंत नहीं हुआ है, वह क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, क्रिया की निरंतरता बनी हुई है। तो उस क्रिया को हम वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा गाना गा रही है, तो गाना गाने की जो कार्य है वो हो ही रहा है, वो समाप्त अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम उसे वर्तमानकालिक क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है भूतकालिक क्रिया। वैसी क्रियाएं
जिनके समाप्त होने का जो है हमें पता होता है कि यह काम हो चुका है। तो क्रिया के समाप्ति का बोध जिस क्रिया में हो वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम लिखता था, मैंने खाना खा लिया है, तो ये सारे काम जो है वह हो चुका है। जैसे अभी इसी लाइन में यह काम हो चुका है, तो ये हो चुका है तो ये भूतकाल में हो गया, तो इसलिए हम इस क्रिया को हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उसी तरीके से अब आता है भविष्यकालिक क्रिया। वैसी क्रियाएं जिसके होने की संभावना जो है वो भविष्य में है। जैसे मोहन पढ़ेगा, मैं खाना खाऊंगी, वह लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जिस क्रिया का बोध कि वह भविष्य में होने वाला है, उसके लिए हम भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि रचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक, उभयविध, प्रेरणार्थक, सहायक, पूर्वकालिक और संयुक्त क्रिया। अब एक एक करके इन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया देखते हैं। इस शब्द को अगर हम देखें तो इसमें कर्म मतलब कर्म के साथ, वैसी क्रिया जो कर्म के साथ हो वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो यह पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसके साथ में कर्म भी लगा हुआ है, यानी कि वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो वैसी क्रिया जो करता ही करता है, लेकिन उसके जो क्रिया का जो फल होता है वह किसी और पे पड़ता है, तो वो जो जिस पे पड़ता है वह कर्म कहलाता है। तो जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से होता है, लेकिन उसका फल जो है वह किसी और पे पड़ता है, किसी और व्यक्ति पे, किसी और वस्तु पे पड़ता है, तो वह जो क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है। सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या, किसे, किसको। ठीक है, तो मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर इसका उत्तर आपको क्या का उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक होगा, और अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक होगा। अब देखिए, सकर्मक क्रिया जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक से शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें एक कर्म हो। जिस वाक्य में जो क्रिया जो है एक कर्म के आधार पर की जा रही है, ठीक है, उसे हम एक कर्मक कहेंगे। लेकिन अगर उस क्रिया का जो संचालन हो रहा है वो 2 कर्मों के आधार पर हो रहा है, तो वह क्या होगा? वह द्विकर्मक होगा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, यह एक कर्म है। इसमें क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। अब मोहन ने श्याम को एक किताब दी, तो देना जो है क्या देना है? किताब देना है। और किसे देना है? तो श्याम को देना है। तो 2 कर्म आ गए इसमें, क्या और किसे। अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसे का भी उत्तर मिल रहा है, तो इसमें 2 कर्म होंगे। तो सकर्मक के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आते हैं अकर्मक की तरफ। अकर्मक मतलब कर्म नहीं होता है इसमें। तो ऐसे क्रिया जो बिना कर्म के ही, जो जिसका प्रभाव कर्ता पे ही पड़े और कर्ता ही वो क्रिया करे, तो इसका जो है वो अकर्मक क्रिया की श्रेणी में यह क्रिया आएगी। जैसे मोहन पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं है कि क्या पढ़ता है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोहन क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। मोहन टीवी पे, मोबाइल पे या टीवी पे न्यूज़ भी पढ़ रहा होगा। मोहन किताब भी पढ़ सकता है। मोहन कोई जो विज्ञापन अगर रास्ते में दिख रहा है तो वो भी पढ़ सकता है। पेन के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी पढ़ सकता है। तो क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि वो पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं उभयविध क्रिया क्या होते हैं। कुछ क्रिया
ऐसे होते हैं जिनका कि प्रयोग हम दोनों में ही कर सकते हैं, सकर्मक में और अकर्मक में। तो वैसी क्रिया को हम उभयविध क्रिया कहते हैं। जैसे एक क्रिया है खुजलाना, तो उसका सिर खुजलाता है, ठीक है, यह एक हुआ तो उसका सर खुजलाता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक के उसमें आएगा। और वह अपना सर खुजलाता है, तो वह क्या खुजलाता है, वह अपना सर खुजलाता है, ठीक है। अब ये जो है यह सकर्मक में आ जाएगा। उसी तरीके से ऐंठना शब्द है, रस्सी ऐंठती है और मोहन रस्सी को ऐंठता है, ठीक है। तो यह जो क्रिया है यह दोनों ही तरीके से प्रयोग होंगी, सकर्मक के साथ भी और अकर्मक के साथ भी। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई काम करने की प्रेरणा देता है, यानी कि कर्ता जो है वह स्वयं अपने आप से कार्य ना करके वह किसी से कार्य करवाता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे वह मुझसे कविता लिखवाता है, ठीक है, यह आदेश में भी आता है और प्रेरणा में भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि श्याम मोहन से किताब पढ़वाता है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है तो वह क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखते हैं सहायक क्रिया क्या होते हैं। जैसे आप मान लीजिए वह खाता लिखा आपने, अब ये पता नहीं वह खाता है या था, तो ये वाक्य जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। तो जो भी इसके साथ में पूर्ण करने के लिए जो भी शब्द जुड़ेंगे वह सहायक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। जैसे वह खाता है, तो ये जो है यह सहायक क्रिया की श्रेणी में आएगा। वह खाता था, तो ये जो शब्द हैं वह सहायक क्रिया की श्रेणी में आएंगे, जो वाक्य को या क्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होते हैं। संयुक्त नाम से ही पता है कि दो का जो मिलन होगा वो संयुक्त क्रिया में आएगा। तो दो क्रियाओं के मेल से जो एक क्रिया का बोध होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे पढ़ना और जाना, ठीक है, यह दोनों ही क्रिया हैं। पढ़ना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता क्या एक भाव को दर्शाता है कि उससे यह काम नहीं हो रहा है। अब जैसे बारिश होने लगी, ठीक है, तो इसमें भी संयुक्त क्रिया है। पानी जैसे यहाँ पे है ना, पानी बरसने लगा, तो बरसना और लगना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों एक साथ जब आ गए तो वह संयुक्त क्रिया की श्रेणी में आएंगे। अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व पहले, कालिक काल। पहले जो क्रिया हो चुकी है उसके तुरंत बाद जो दूसरी क्रिया शुरू होती है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर लिखती हूँ, तो मैं जैसे मैंने ये पढ़ा और फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो क्या है कि पढ़ने की क्रिया जस्ट समाप्त हुई और लिखने की क्रिया जो है वह शुरू हुई। तो इसे हम जब दो क्रिया एक साथ हो और उसमें एक क्रिया पहले हो गई हो और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरुआत हुई हो, तो वह क्रिया जो है वह पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।